नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में, जिसको ऑर्गेनाइज किया है स्मार्ट मनी ने। स्मार्ट मनी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं एक ऐसे सिंपल अमेजिंग कोर्सेज जो आपको बनाएंगे प्रो ट्रेडर या सुपर इन्वेस्टर। और इतना ही नहीं, ऐसे जो हमारे दोस्त हैं, ऐसे जो हमारी बहनें हैं, ऐसे हमारे जो भाई हैं जो अभी मार्केट में अपना पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए भी स्मार्ट मनी के पास है ऐसे अमेजिंग कोर्सेज फॉर बिगिनर्स, जिनको सीख के, समझ के, पढ़ के आप बन सकते हैं एक अच्छा ट्रेडिंग करने वाले या अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता लग गया होगा, आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है स्टॉक मार्केट का, इंडियन इकोनॉमी का, इस कंट्री का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल फेस्टिवल होता है, यानी कि बजट, उसके ऊपर। कल बजट आ गया, निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बढ़िया बोला, बहुत सारे प्रोविजंस लेके आए, कुछ अच्छे लगे होंगे, कुछ खराब लगे होंगे, कुछ कड़वे मीठे लगे होंगे। उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ, अमर सिंह जी। अमर जी, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। या धन्यवाद विशेष। और जितने भी तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बात करें, क्विक एक हैंडी गाइडलाइंस है हमारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, अभी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो बोलने के लिए यहाँ पे अमर सिंह है, सुनने के लिए आप और हम हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने म्यूट पे रखिएगा अपने स्पीकर्स। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप हमें चैट में डालते रहिए। पहला हाफ एन आवर सेशन का रहेगा जहाँ पे हम अमर सिंह जी से उनके व्यूज जानेंगे, वो पूरा डिकोड करेंगे, बजट को उस हद तक सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे जो दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी बजट को फॉलो नहीं किया, वो भी बजट के हर प्रोविजन को सुन पाएंगे, वो भी उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो दूसरे उसके बाद में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस की। आपके क्वेश्चंस हम लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो भी सवाल है आप प्लीज उनको डालिए चैट बॉट में, क्वेश्चन एंड आंसर में आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। आफ्टर मिस्टर अमर सिंह इज डन, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे आपको। और हाँ, एक और बात, कुछ हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त चैटबॉट में प्रोडक्ट रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, मांग रहे हैं। दोस्तों, ये सेशन बजट के ऊपर रखते हैं ना, ज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं। कंपनी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स है। आप सबसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, कृपया ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ ना डालें, ऐसे सवाल यहाँ ना पूछें। आपके इन सभी सवालों के जवाबों के लिए हमारे और भी बहुत रोबस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स है जहां आपको इनके जवाब मिलेंगे। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.angelbroking.com, वहां आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे। इसी के साथ अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। बजट का मतलब, जो लोग चाहे तो सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं इस सेशन को विद हैशटैग बजट का मतलब। चलिए, अमर जी, आपसे सर सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल हमारा यह है कि ये जो कल बजट आया है, इसकी की हाइलाइट्स क्या है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से व्हाट आर द की थिंग्स वी कैन टेक आउट, एक आम आदमी इस बजट से क्या लेके जाए? ओवर टू यू अमर सर। थैंक यू विशेष। एंड जितने भी लोग आज इस लाइव सेशन में हैं उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि ओवरऑल बजट जो कल रहा उसके क्या फीचर्स थे, क्या उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, कैसे बजट को इंटरप्रेट करना चाहिए, उसको मैं सिंपल शब्दों में, in very simple terms, I'll be explaining that. So, for the betterment of everyone, and what I'll do is I'll cover the key points. So, जितने भी important points हैं बजट में वो मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले ये जरूर कहा जा सकता है विशेष, ये एक बोल्ड बजट रहा है। क्योंकि ओके। क्या होता है कि यदि हम लोग 2020 मार्च को याद करें तो जब कोविड की शुरुआत हुई थी और जिस तरह से हम लोगों ने इक्विटी मार्केट्स और सारे ग्लोबल मार्केट्स में हम लोगों ने एक सेल ऑफ मेजर देखा था। सारी जो कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्शन काफी हद तक इफेक्टेड हुई थी। उसके बाद भी जो सिचुएशन है वो काफी टफ होता चला गया। वैक्सीन पे भी काफी फास्ट पेस पे काम होता गया।
लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है वो धीरे धीरे लास्ट यू कैन से लास्ट ईयर के क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में वहां से एक पिकअप, और उससे पहले भी थोड़ा सा रिवाइवल शुरू हुआ। तो सिचुएशन काफी टफ था, ना सिर्फ इंडिया के लिए, सारे जो कंट्रीज हैं लेते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट और अहम रहता है। इसलिए इस बजट को बोल्ड बजट जरूर कहा जा सकता है। क्यों कहा जाएगा वो भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है सबसे ज्यादा जरूरी हमारे देश की ये है कि अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पे लाया जाए, हाउ टू ब्रिंग बैक इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाट इज द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट में गवर्नमेंट ने ये जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, जिसे एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट जो है ना, अभी तक क्या हो रहा था पिछले मतलब 10-20 साल से, कि गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल डेफिसिट मतलब जो मतलब आप ये सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जितनी आपकी आमदनी है और खर्चा आपका जो है, तो वो जो डिफरेंस है वो यदि खर्च ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिसिट हो। तो यहाँ जो फिजिकल डेफिसिट है वो ये सरकार मान के चल रही है कि ये साल जो अभी मार्च में कंप्लीट होगा उसमें 5% रहेगा। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग के लिए ये फिजिकल डेफिसिट जो है जो सिनेरियो है उसमें ग्रोथ रिवाइवल मस्ट है। तो कहीं ना कहीं जो है वो, क्योंकि जस्ट टू एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई आदमी यदि बीमार चल रहा है तो उसको आप नॉर्मल मेडिसिन दे रहे हैं, बट उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो एंटीबायोटिक्स भी आपको देना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने वो एक बोल्ड स्टेप लिया है और ये कहा है कि ठीक है, फिजिकल डेफिसिट जो है वो 9.5% रहेगा जीडीपी का, दैट इज एक्सेप्टेबल। और नेक्स्ट ईयर जो फिजिकल डेफिसिट जो 21-22 की जो बात की है वो करीब 6.8% की बात की है। तो यदि आप इस ग्राफ में भी देखेंगे तो कोशिश सरकार की, हर एक सरकार की रही कि 3% के आसपास द फिजिकल डेफिसिट शुड रिमेन। But now that is three times, more than three times of that for this financial year. And for the next financial year, it is expected to be around 6.8%. तो ये इससे क्या दिखा रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो सरकार की बात की जा रही है वो 34% सरकार ने बढ़ाया है अपने इस बजट में। और उसको 5.5 लाख करोड़ किया है, जो करीब 4,12,000 करोड़ था। तो ये दिखाता है कि सरकार जो है वो एक्सपेंडिचर के मोड में है। तो ये बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर होगा और रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी जो है उस पर काफी फोकस रहेगी। इसके अलावा सरकार ने काफी बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। एक तो ये रहा है कि दिस आई विल एक्सप्लेन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। एक तो सरकार ने ये किया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यदि आप देखेंगे पहले 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, फिर 12 हैं, तो सरकार उन सबको कंसोलिडेट कर रही है। और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सरकार उनको प्राइवेट मतलब उनको सेल ऑफ करेगी, कहीं ना कहीं वो प्राइवेट हैंड्स में जाएंगे। इसके अलावा जो है वो LIC की IPO भी 21-22 में आने की उम्मीद है। सरकार ने सोच रखा है कि उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो एक मेजर रिफॉर्म का ये लिया है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो आज इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस है, ये सब जितने भी अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस हैं वो उसकी पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो आज के डेट में इसको फर्दर ग्रो करने के लिए जो FDI, पहले FDI जो was 1474 ये इन सब SBI, तो ये सब भी कंपनी में इनमें पैसा बाहर का आ सकेगा जो कंट्री के लिए अच्छा। और LIC के IP की भी बात की,
ही कोशिश की है कहीं कुछ रियायत दे या कुछ टैक्स में दे, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा होना नहीं था, सरकार का ये अनुमान था। ये तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शायद अमर सर के साथ हमारा कनेक्शन थोड़ा सा टूट रहा है। उनसे वापस हम जो है जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी अमर सर, हाँ हाँ, आप बात तो कर रहे मैं थे। कहाँ तक यस आप सर। मुझे सुन पाए थे, कहाँ तक आप मुझे सुन पाए थे? सर हम हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जब आप बात कर रहे थे, वहाँ पे आपका कनेक्शन कट हुआ, तो आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस पॉइंट इटसेल्फ। यस यस। तो जो इंश्योरेंस की मैं बात करूं, तो सरकार ने जो दूसरा मेजर स्टेप लिया वो ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उसमें कंसोलिडेशन की बात की है। तो दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन्हें उनमें डिसइन्वेस्टमेंट की जाएगी सरकार की तरफ से। और एलआईसी जो है उसका आईपीओ भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने एक मेजर स्टेप लिया कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी जो सीमा थी, परसेंटेज थी, वो 49% से उसे बढ़ा के 74% किया है। तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है, उससे भी काफी पैसा इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा। और आज के डेट में एज अ कंट्री भी हम लोग काफी अंडर पेनिट्रेटेड हैं इंश्योरेंस में, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, और ये सब जो चीजें हैं बहुत जरूरी चीजें हैं फॉर द एंटायर आई वुड से मासेस। तो ये सरकार ने कदम लिया। इसके अलावा पॉपुलिज्म जो है वो, जैसे सरकार ने कहीं टैक्स कट कम या कम करने की कोशिश नहीं की, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो नहीं बढ़ाई। और एक ये भी बीच में खबरें आ रही थी कि शायद एक अल्ट्रा रिच पे या फिर उस कैटेगरी पे जो है टैक्सेस रेज की जाएंगी, सरकार ने वैसा भी काम नहीं किया। तो ये एक मतलब पॉजिटिव, मार्केट ने इसे भी एक पॉजिटिव वे में लिया। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर पे काफी फोकस कर रही है, बिकॉज ये वैक्सीन पे भी खर्चा होगा, तो सरकार ने उसके लिए 35,000 करोड़ प्रोवाइड किया है। और यदि फर्दर की जरूरत पड़ी तो वो है। और जो हेल्थ एलोकेशन में 137% ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये एक मेजर हेल्थ प्लान जो है वो गवर्नमेंट के लिए रहेगा। तो इसमें जो है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो क्लिनिक्स हों, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हों, एट एवरी लेवल, मतलब एट लोकल लेवल, देन एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इस पे सरकार स्पेंड करेगी। तो वो एक और ये सब क्या एक्सपेंडिचर है, तो ये इसका बेनिफिट जो है आम जनता को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया है। क्योंकि आज जो आप इफ यू सी, so all the banks are facing NPAs, and they are facing NPAs in double digit terms. तो जो बैंक्स हैं उन क्या हो रहा है कि उनकी जो उन्होंने जो लोन दिया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया, बहुत कंपनीज को दी, वो कंपनीज बिजनेस साइकिल के कारण और अदरवाइज जो है वो कंपनीज ने जो है लोन रिपे नहीं किया, और बैंक्स की जो एनपीए है वो बहुत बढ़ गई। तो सरकार ने क्या किया है, एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लाया है कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एक मतलब आप ये समझिए सिंपल शब्दों में कि एक कंपनी बनेगी तो जितने भी बैंक्स के बैड लोन्स हैं, मतलब उनके जो एनपीएस हो गए, मतलब जैसे सपोज बैंक ने किसी को 5,000 करोड़ का लोन दिया और वो लोन जो है वो रीपे नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी की कुछ वैल्यू नहीं है। तो वो सब जो एसेट्स हैं, वो सारा एसेट्स जो है वो ये बैड बैंक, जिसे एक मतलब फ्रेज दिया गया, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसे एआरसी कहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी बैंक्स हैं वो चाहेंगे तो अपने सब जो एनपीए एसेट्स हैं इनको इस बैंक को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बदले में उनको पैसा कुछ मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन वो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब देखने वाली बात है। तो उससे क्या, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी बैंक्स को, और उनकी भी एक रिकवरी जो है वो बेटर होगी। इसके अलावा जो सर जी अमर जी, यहाँ मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं बैंक्स को थोड़ा अच्छा प्रोविजंस मिले हैं जिसकी वजह से उनकी रिकवरी अच्छी होगी,
एक आम आदमी के तौर पे दिल में सवाल आता है। बहुत लोग हैं जिन्होंने शायद मैं नाम नहीं लूंगा इधर पे, कुछ एक बैंक्स के साथ में जब थोड़े बैड डेट्स हुए, एसेट्स वेंट रॉन्ग, तो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तो जो आम आदमी है वो क्या समझे कि एक बैड बैंक का प्रोविजन जैसे बनाने के बाद क्या उसको उस तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ेगा, जहां पे उसके अकाउंट्स रोक दिए गए, उसको बिना नुकसान के उसको बोल दिया गया कि आप अपना ही पैसा अकाउंट से नहीं निकलवा सकते हैं। क्या उस तरफ ये कदम है गवर्नमेंट का? ये मैं कहूंगा कि कुछ हद तक उस तरफ कदम है, लेकिन ये इश्यूज भी जो देखेंगे ना कि जिन बैंक इन्वेस्टर्स हैं या फिर आम लोग हैं, इनके अकाउंट्स थे, तो ये सब बैंक्स जो ज्यादातर रहे हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स रहे हैं। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी उनमें ज्यादा इश्यूज और चैलेंजेस देखी गई हैं। तो वो एक कंसर्न तो है, तो उसको अभी आरबीआई ने भी उस पर कुछ स्टेप्स लिए हैं। लेकिन जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो वो सब में कहीं कोई इश्यू नहीं, क्योंकि सब इनडायरेक्टली दे आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर जो मेजर बैंक्स हैं वहां भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मेजर जो बैंक्स हैं दे आर देयर बिकॉज दे आर ऑल गवर्नड एंड दे आर लुक्ड एट बाय द आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज तो जहां इश्यूज जो आई थी ना, जो आप जैसा कह रहे हैं, वो सब प्राइमरीली मेजरली जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स में आई थी। तो वो जरूर वहां मतलब थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहना चाहिए। अदरवाइज ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है बैड बैंक का, और इससे देश को भी फायदा होगा और बैंक्स भी जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो पाएंगी फर्दर लेंडिंग को लेकर। जी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और इसके अलावा जो एक मेजर दो तीन और जो मेजर स्टेप्स हैं फाइनेंस में जो सरकार ने लिया है, एक है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। मतलब एक अब मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि जैसे सपोज आप एक कार लोन लेते हैं, तो आप क्या होता है 3 साल के लिए लेते हैं, कोई 5 साल के लिए लेता है, कोई 7 साल के लिए लेता है। हाउसिंग लोन लोग लेते हैं तो 20 साल के लिए लेते हैं, 15 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जैसे 20 साल लेते हैं, जनरली इस टर्म पे लेते हैं। लेकिन ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सरकार बड़ी बड़ी जैसे चाहे वो हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, ब्रिजेस हो, एयरपोर्ट्स हो, तो ये सब में क्या होता है कि ये सब में जो पैसा लगता है वो काफी लंबे साल, मतलब लंबे समय तक लगता है, मतलब इट इज फॉर डेकेड्स। तो बैंक्स जो हैं वो यहाँ जो लेंडिंग करती थी, बैंक्स की जो जो मतलब विंग्स और आर्म्स यहाँ जो लेंडिंग करती थी, उन सब में उन सबको ज्यादा चैलेंजेस आया है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ये कह रही है कि एक अलग एक इंस्टीट्यूशन बनेगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे पहले आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, ये सब पहले वही हुआ करते थे, बाद में बैंक्स में कन्वर्ट हुए, क्योंकि इनका जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है। कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, तो मेट्रो प्रोजेक्ट कहीं भी होने में एटलीस्ट उसको 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, डिपेंडिंग अपॉन क्या लेंथ है, कितने ड्यूरेशन में बनेगा, उसकी डिफिकल्टी क्या है, कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसलिए ये सब को फंड करने के लिए सरकार एक अलग सा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना रही है, जिसको सरकार ने 20,000 करोड़ का एक कैपिटल दिया है, और ये भी कहा है कि ये प्रोफेशनली मैनेज होगा। और इसका जो लेंडिंग पोर्टफोलियो है, मतलब अगले 3 साल में सरकार ये मान रही है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये करीब 5 लाख करोड़ की लेंडिंग करेगा, जो बहुत बड़ी बात है। तो 5 लाख करोड़, यदि मैं रूपी टर्म्स में बात करूं तो रफली अराउंड 70 बिलियन डॉलर्स हो गया। तो वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये एक काफी पॉजिटिव स्टेप है। तो बैड, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट्स में बैंकिंग स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ओवरऑल। तो ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये भी है। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जिसके बारे में मैंने पहले बात की, कि जहां जहां सरकार ने ये कहा है कि सरकार कम जगह में रहना चाहती है, कि सरकार बिजनेस नहीं करना चाहती, तो जहां जहां सरकार निकल सकती है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो सब स्टेप्स लिए जाएंगे। और 2000 जो 2021 में है, सरकार ने ये कहा है कि और भी वो डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। 1,75,000 करोड़ का हम लोगों ने टारगेट रखा है। और ये भी कहा है कि बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया, बिकॉज एयर इंडिया में आप देखेंगे तो हर एक साल जो टैक्स पेयर्स, मेरा आपका जो पैसा है वो कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपया जो है उसमें लग जाता है। तो सरकार ये देख रही है कि कैसे इसे प्राइवेटाइज किया जाए। तो ये सब पॉजिटिव स्टेप्स हैं। अब ये कब तक होता है, क्या होता है, क्या सरकार इस साल में कर पाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी।
बट दीज आर डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव थिंग्स। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, जैसे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अब क्या हो रहा है कि जो पोल्यूशन है उस पे लोग जो है वो काफी मतलब कंसर्न है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो अब जो है, जैसे अभी आपको एग्जांपल देता हूं, ब्रिटेन ने क्या किया है कि ये कहा है कि 2030 के बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही ब्रिटेन में चलेंगे। तो जितने भी व्हीकल्स हैं जो आज पेट्रोल पे हैं, डीजल पे हैं, वो 2030 के बाद ब्रिटेन में नहीं चलेंगे। तो इंडिया भी क्या चाह रहा है कि उसी राह पे जाके ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी एक आए, और जितने भी सब व्हीकल्स हैं जो 20 साल, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं 20 साल से ऊपर, और यदि वो हो गए हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स हैं यदि वो 15 साल से ऊपर है, तो उनकी फिटनेस टेस्ट होगी, और जो उस फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होंगे उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इंडिया में भी आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो मतलब रोड पे आपको ज्यादा दिखेंगे। इसके अलावा और कुछ जो गवर्नमेंट ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए कि जो 75 इयर्स एंड अबव सीनियर सिटीजन है उनको आईटी रिटर्न्स फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो रीअसेसमेंट, मतलब किसी का केस का रीअसेसमेंट होना है तो उसको पहले 6 साल का पीरियड था तो उसे घटा के 3 साल का किया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको 1 साल और का टैक्स हॉलीडे मिला है। तो ये सब कहीं पॉजिटिव है। और एक जो आपने पूछा था ना कि बैंक, जो आम आम नागरिक हैं उनके लिए बैंक्स में क्या मतलब सेफ्टी है, तो सरकार ने ये एक स्टेप लिया है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, मतलब बैंक में जो डिपॉजिट्स है उस पे इंश्योर्ड, मतलब यदि कुछ होता है तो इंश्योरेंस 1 लाख की थी उससे बढ़ा के 5 लाख किया गया है। तो ये एक स्टेप है जो सारे, मतलब जितने भी लोग हैं जिनके बैंक में बैंक अकाउंट्स हैं और जिनके बैंक अकाउंट में पैसा है, वो उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट एक्शन है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है कि एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड लाने की कोशिश, क्रिएट किया जाएगा। मतलब कि आप किसी भी मार्केट में, मतलब आप ट्रेड करते हैं, चाहे आप इक्विटी में करते हैं, कमोडिटी में करते हैं, करेंसी में करते हैं, डेट में करते हैं, और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, तो वो सारा कुछ एक यूनिफाइड रहेगा कि एक यूनिफाइड नंबर से ही वो सारा कुछ वो ट्रैक हो सके, कंसोलिडेट उसे किया जाएगा। तो उस पे सरकार कुछ स्टेप्स लेंगी। तो उसके लिए सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और अदर जो लॉज हैं उन सबको देखा जाएगा, और ये एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड वो क्रिएट किया जाएगा। तो ये सब कुछ काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स सरकार ने लिए हैं। हाँ विशेष। Yes, sir. Thank you so much for quickly taking us through the key initiatives taken by the government in this budget. सर, अभी इतना आपके हिसाब से जितना हम लोगों ने भी डिस्कस किया है, हाउ वुड यू रेट दिस बजट? इज इट अ गुड बजट? इज इट अ budget, which is, as you said, towards recovery? Is it a budget which is for the common man? I was going through some of the conversations around, जितना मैं फीडबैक देख रहा था ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, शायद ऐसा लग रहा था कि कॉमन मैन उतना खुश नहीं है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ वुड यू एज एन एक्सपर्ट रेट दिस बजट, एंड बी आम आदमी जिसको शायद कुछ उम्मीद थी, जो पिछला साल उसके लिए उतना आसान नहीं रहा, तो उसको लग रहा था कि शायद सरकार कुछ ऐसे प्रोविजंस लाएगी जो उसकी जिंदगी थोड़ी सी आसान करेंगे, मगर क्या आपको लगता है गवर्नमेंट के पास उतना बैंडविड्थ था कि वो उस तरीके, क्योंकि गवर्नमेंट की भी, जैसे आम आदमी की अगर आमदनी कम हुई है, गवर्नमेंट की भी कम हुई है। तो ये दोनों सवालों के ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा सर। देखिए, यदि आप पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि इस बजट को मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो जरूर आम आदमी को ये लगा लगा होगा कि मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं है। उस हिसाब से उनको जी जरूर वो जी महसूस कुछ हद तक जरूर हुआ होगा, क्योंकि उनको ना टैक्स में रिबेट है, ना कहीं और वैसा कुछ उनको बेनिफिट हुआ है। बट ओवरऑल ये, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि ये जो साल बीता है ये अनप्रेसिडेंटेड रहा है। ये हम लोगों ने अपने कम से कम लाइफ में, या और भी जो लोग हैं उन लोगों ने नहीं देखा होगा ऐसा। तो सरकार के लिए भी बहुत चैलेंजेस रही हैं। और अब जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, इफ यू सी कि जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक रिवाइवल, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जॉब क्रिएशन तब होगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे, तब जाके जॉब क्रिएशन होगा। तो सरकार ने वो एक बोल्ड स्टेप लिया है। डेफिनेटली हाँ, ये है कि पेट्रोल डीजल जो है वो और महंगा होगा, वो एक
वो एक नेगेटिव है, इन द सेंस कि जो आम जनता है उस पे एक उसका असर पड़ेगा। बट ओवरऑल यदि मैं देखूं तो ये बजट जो है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में ये कंट्री के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मतलब ग्रोथ में। और इंडिया की जो ये भी है कि हम लोग 2025 तक, मतलब अगले 5 इयर्स में हम लोग जो हैं वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो उसके तरफ भी ये एक पॉजिटिव रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि दिक्कतें आई हैं और वो थोड़ी सी जाने में टाइम लग रहा है और लगेगा, लेकिन इसमें काफी जो जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बनेगी और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो उसमें लोगों को उससे काफी बेनिफिट होगा। तो मैं इसे एज अ ऑन अ स्केल ऑफ 10 यदि आप पूछे तो मैं इसे 8+ ही दूंगा, बिकॉज जो गिवन द कंस्ट्रेंट्स विच वाज देयर, गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी स्ट्रांग एंड बोल्ड स्टेप कि हाँ, अब पैसा खर्चा करना है तो हम लोग बोरो करके ही खर्च करेंगे, लेकिन हम लोग खर्च करेंगे। करेंगे। आपके हिसाब से गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट की तरफ ज्यादा जोर ना देते हुए रिकवरी की तरफ, रिवाइवल की तरफ ज्यादा जोर दिया है, जो आने वाले वक्त में उन्हीं आम आदमी, उन्हीं देशवासियों के काम आएगा जो आज की डेट में थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे शायद। इसमें देखिए ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार ने कुछ ज्यादा कुछ बोझ किसी पे डाला हो, वो एक अच्छी बात है कि, तो इसीलिए उस पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा कि सरकार ने एक मोर और लेस न्यूट्रल स्टैंड लिया है। मतलब ना कुछ दिया ना कुछ लिया। हाँ, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ के लिए काफी जो बड़े कदम लिए, और इसका जो है अलग अलग सेक्टर्स पे काफी पॉजिटिव रहेगा। जैसे यदि मैं सेक्टर्स की दो तीन की बात करूं तो हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जितने भी व्हीकल्स हैं जो स्क्रैप होंगे, इसके अलावा लोग जो हैं वो बाइंग करेंगे, तो ये पॉजिटिव है। जैसे अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब की बात करूं तो इनके लिए पॉजिटिव है। और ऑटो ओके। एंसिलरी कंपनीज जो हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो ऑटो कंपनीज को सप्लाई करती हैं पार्ट्स, जैसे मदरसन सूमी, मिंडा कॉर्पोरेशन, तो ये सब कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव है। तो ओके। ऑटोमोबाइल सेक्टर, यदि मैं बैंकिंग बीएफएसआई सेक्टर की बात करूं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, तो उसके लिए भी पॉजिटिव है कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, और फर्दर बैंक्स में रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ प्रपोज किया गया है। फिर जैसा मैंने कहा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक बनाने की बात की गई है। फिर टैक्स हॉलीडे जो है अफोर्डेबल हाउसिंग को दी गई है। तो इन सब का जो है पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है। और जो LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गए और कैनफिन होम, इन सब के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में वो फर्दर उनको, जो बायर्स हैं उनको टैक्स रिबेट मिलेगा। उसके अलावा आपने बात की फार्मा सेक्टर की भी, तो फार्मा सेक्टर हाँ, के तो लिए फार्मा आप सेक्टर की कहते मैं, हैं? हाँ, तो फार्मा सेक्टर की बात करूं तो फार्मा सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव है। इसमें सरकार ने जो हेल्थ केयर की बात की है, कि हेल्थ केयर जो सिस्टम्स हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 137% इंक्रीज इन हेल्थ केयर हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार ये अब फोकस कर रही है कि जो हेल्थ केयर है वो अक्रॉस द कंट्री लोगों को जो है सिटीजन्स उनको बेहतर मिल पाए। तो ये पॉजिटिव है फार्मा सेक्टर के लिए, कंपनीज के लिए। और इसमें जो है वो कंपनीज लाइक अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय, फिर जो फार्मा कंपनीज हैं कैडिला, सिप्ला, इन सब के लिए भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी एक्सपेंडिचर, जैसे अभी कोविड के लिए ही 35,000 करोड़ का एक ये प्रोविजन रखा है। इसके अलावा करीब 2,23,000 करोड़ प्लस जो है वो एक आउटले हेल्थ एंड वेलबींग के लिए रखा है। तो इन सब का असर फार्मास्यूटिकल के लिए, सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। तो वहाँ के भी जो कंपनीज हैं वो भी देखे जा सकते हैं। और ओके। इसके अलावा ब्रीफली मैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बात की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट इंफ्रा, ये जो है ये सब काफी उनके लिए पॉजिटिव है। तो जैसे अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट्स, एसीसी, जीके लक्ष्मी, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं तो उनके लिए भी पॉजिटिव है। ओवरऑल सेक्टर की बात करूं तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है कि गोल्ड में सरकार ने जो है रैशनलाइज किया है, तो वो पॉजिटिव है टाइटन के लिए।
इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहा कि जो 49% की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी एफडीआई की, उसे बढ़ा के 74% किया गया है। तो आईसीआईसीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे हैं। इसके अलावा डिटेल्स में आप और रिपोर्ट को जो पढ़ना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट पे जाके भी रिपोर्ट देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म टूल्स एंड रिसर्च के अंदर वो फंडामेंटल रिसर्च में वो रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आप डिटेल रिपोर्ट भी बजट पे वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। जा सकते हैं। और कुछ यदि, हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी पे आने वाले थे। अगला सवाल आपसे यही था कि इस बजट के बेसिस पे आपने सेक्टर्स की बात की, तो ऐसे कौन से बजट पिक्स हैं जो आपको लगता है कि इस बजट से बहुत हद तक जिनको फायदा मिलने वाला है? जी। जैसा मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको फायदा मिलेगा। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फायदा मिलेगा। फिर फार्मा कंपनीज, जैसे मैंने नारायणा हृदयालय की बात की, अपोलो हॉस्पिटल, उनको फायदा मिलेगा। ऑटोमोटिव कंपनीज में अशोक लीलैंड है, इनको फायदा मिलेगा। एस्कॉट्स को फायदा मिलेगा। फिर सीमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एसीसी अल्ट्राटेक को तो मिलेगा ही, जेके लक्ष्मी सीमेंट को भी फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल ये सब है। फिर पीसी इंफ्रा है, फिर कोरोमंडल इंटरनेशनल है। ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बजट से जो मेन जो मुद्दा है या मेन जो ऑब्जेक्टिव सरकार का है, दैट दे वांट टू ड्राइव ग्रोथ। And earlier, जी। what was happening was that they were focused on cut on maintaining the fiscal deficit. 3% से ज्यादा fiscal deficit होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अब क्या, इस बार fiscal deficit 9.5% रहेगा इस साल। अगले इस साल जो है वो 6.8% द गवर्नमेंट इज प्रोजेक्टिंग। तो जो प्रोजेक्ट करती है शायद उससे ज्यादा ही रहता है, कम तो कमी कभी वो रेयर ही रहता है। तो कहना मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ खोल दिए हैं, और गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि अब स्थिति टफ है, तो इसलिए टफ डिसीजंस लेने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देना पड़ेगा, कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पंप करना पड़ेगा। और वो जो एआरसी की जो मैंने बात की, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की जो बात की, जिसमें 5 लाख करोड़ की फंडिंग जो है, लेंडिंग की बात सरकार कर रही है अगले 3 साल में, तो काफी बड़ा वो एक कदम है फॉर पुशिंग एंड रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। ये सब स्टेप्स हैं जो काफी अच्छे स्टेप्स रहे हैं, अच्छे कदम रहे हैं सरकार के। सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, जैसा आपने कि सुना, अमर सिंह जी ने बजट के ऊपर बात की। अमर सिंह जी ने बात की किस तरीके के स्टॉक्स है, किस तरीके के सेक्टर्स है जिनको फायदा मिलने वाला है। ऑटो सेक्टर एक बहुत ही फायदेमंद सेक्टर है इस बजट के हिसाब से देखा जाए तो। बीएफएसआई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है उनके हिसाब से। और एक और सेक्टर है फार्मा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अमर सिंह जी, इससे पहले कि हमारी जो जनता है इनके क्वेश्चन धड़ाधड़ हमारे पास आए जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस हम लेंगे, मगर उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। आने वाले एक डेकेड में जब भी ये सेकेंड टर्म इस गवर्नमेंट का शुरू हुआ था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि वो 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब कितना पॉसिबल कितना नहीं, वो तो उनकी टीम बता पाएगी या आप जैसे एक्सपर्ट्स। मगर आपके हिसाब से आने वाले 10 साल, ये जो नेक्स्ट डेकेड है 21 से 2030 तक का, ये डेकेड इंडिया के लिए कैसा रहेगा? इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए किस तरीके का ये डेकेड रहेगा? उस पे आप हमारे दर्शकों से, हमारे ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी है, उनसे कुछ अपने पॉइंटर्स शेयर करें। उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। जरूर, एक काफी अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरा एक ही जो कंसर्न है वो है कि हम लोग जो है वो एग्जीक्यूशन, हम लोग बात कर रहा हूँ तो मैं एज अ कंट्री बात कर रहा हूँ, एज अ गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, कि जो एग्जीक्यूशन है ना वो फास्ट पेस पे होना बहुत जरूरी है। जैसे यदि आप चाइना को लेते हैं, तो वहाँ का एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट पेस पे होता है। हमारे एग्जीक्यूशन जो है ना वो काफी डिले होता है। तो वो एग्जीक्यूशन की जो पेस है ना वो फासन होती है, वो उसमें रफ्तार पकड़ती है। तो डेफिनेटली वी हैव अ वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर अहेड। बिकॉज यदि मैं बात करूं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो फार्मा हो, तो अलग अलग, और प्लस ये हाउसिंग हो,
तो ये सब जो एरियाज है इसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ, फार्म सेक्टर में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज आज आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल जो इतना महंगा है, तो क्या उसमें आगे चल के कुछ हो सकता है कि हम लोग जो एटलीस्ट जो बाकी हम लोग के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बराबर हम लोग ला सकें कॉस्ट को, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका घटता है तो आपकी जो कॉस्ट, जो जो चीज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू, उसकी भी प्राइस घटती है। तो आप ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हैं? और कोई कोई सामान जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसे यदि 14 घंटे आज लग रहे हैं तो क्या वो 6 घंटे में पॉसिबल है? तो क्या आपकी सब जगह पूरे जो कनेक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ नेशनल हाईवेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस, वो रोड्स कब तक वो पूरे कंट्री के एकदम टॉप क्लास बनेंगे? तो ये सब क्या, ये सब एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ हम लोग यदि फास्ट पेस पे काम करते हैं और डिलीजेंटली और सीरियसली काम करते हैं और जीरो टॉलरेंस रखते हैं फॉर बैड क्वालिटी वर्क एंड फॉर डिले ऑफ वर्क, देन वी हैव अ वेरी 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 ब्राइट फ्यूचर एज अ नेशन। ओके, सर्टेनली हम सबकी उम्मीद यही रहेगी, हम सबकी कोशिश यही रहेगी कि एग्जीक्यूशन, जैसा आपने कहा, कि उसको और फास्ट पेस किया जाए। वी विल ऑल प्रे दैट द इकोनॉमी विल बूम एंड डेफिनेटली इफ इट डज, यू नो, ऑल ऑफ अस विल बेनिफिट। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करते हैं। आपने अभी तक अमर जी को सुना, स्टॉक्स के बारे में बात करते हुए, सेक्टर के बारे में बात करते हुए, बजट से रिलेटेड एक ब्रॉडर पिक्चर उन्होंने हमें दिया। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल है आप हमसे पूछते जाइए, हम अमर जी से कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जवाब उनसे दिलवा सकें। सो अमर जी, अब अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रोहित जैन है। रोहित जैन जानना चाहते हैं कि ये जो करंट रैली है जो कल और आज चली बजट की वजह से, क्या ये अपकमिंग डेज में चल पाएगी, कितना सस्टेन कर पाएगी? अगर उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें तो। ये बहुत अच्छा सवाल है रोहित जी का। आई अप्रिशिएट हिज क्वेश्चन। देखिए, इन्होंने सही कहा। यदि मैं आपको बस ये बताऊं कि लास्ट 2 दिनों में जो बजट से मूवमेंट जो निफ्टी में आई है, ऑलमोस्ट 10% तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 7-8% प्लस की रैली एक देखने को मिली है। तो अब क्या है कि ये जो रैली है ये सस्टेन करती है या फिर इसमें कुछ करेक्शन आता है, तो उसमें 2-3 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये जो रैली हुई है ये स्पेसिफिकली इंडिया ड्रिवन इवेंट के कारण हुई है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये रैली जरूर ये एक बेस सेटअप करती है कि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी और सुधरेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक सेक्टर्स में आपको जाना पड़ेगा। यदि आप इन्वेस्ट, जैसा मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में बताया, हम लोग की भी जो बजट फिक्स है, तो आपको इनको थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। यदि आप इन स्टॉक्स पे फोकस करते हैं तो इनमें आप एसआईपी की तरह मूव कर सकते हैं। जो मेजर एक यदि करेक्शन आएगा ना, तो वो उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो यूएस से उसकी शुरुआत होगी। मतलब यूएस मार्केट्स में जब, क्योंकि वहां भी क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, खास करके ये सब जो फैंग स्टॉक्स जैसे बोलते हैं, amazon हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, टेस्ला, तो टेस्ला भी एक मेजर, तो ये सब जो स्टॉक्स हैं दे आर ट्रेडिंग एट रिकॉर्ड हाइज और उसमें काफी ज्यादा बोल। तो यदि यूएस मार्केट्स में एक मेजर सेल ऑफ आता है तो वो उसका रिपल इफेक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म यदि आप पूछें, स्ट्रक्चरल वे में पूछें, तो कुछ भी मेजर डिप आता है, करेक्शन आता है, तो वो अच्छे स्टॉक्स की बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था कि जब 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 सारी दुनिया डरती है तब आप बहादुर बनो, और जब सारी दुनिया एकदम बहादुर बन रही है तब आप डर जाओ। मतलब कि आप, व्हेन एवरीवन इज अफ्रेड देन यू बिकम करेजियस, एंड व्हेन एवरीवन इज करेजियस देन यू बिकम फियरफुल। तो मतलब कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि आप रैशनल, लॉजिकल रहिए और किसी भी भाव पे कोई चीज नहीं खरीदिए। जरूर उसका आप ये थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि हाँ उसका क्या अर्निंग्स है, क्या उसका मतलब किस प्राइस पे, प्राइस टू अर्निंग्स पे किस प्राइस पे चल रहा है, कंपनी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सब कुछ आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स भी काफी आते हैं, हम लोग के रिपोर्ट्स भी आते हैं, आप उनको पढ़िए, तो दैट विल हेल्प यू develop a long term plan for investment. Hope that answers your query. Thank you. जी जैन साहब, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रैशनल डिसीजन लेंगे तो आपके लिए रैली लाइफ टाइम चलेगी, अदरवाइज तो चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक।
चलिए शिल्पा जी का सवाल लेते हैं। शिल्पा देशपांडे जानना चाहती हैं, सर बैंक्स के बारे में बात की, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की, आ, आपको कुछ अंदाजा है या आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि विच आर द टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी प्राइवेटाइज्ड? इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. Yeah, I would say this the government is looking at I would say some of the private sector banks, public sector banks. एक तो जैसे IDBI बैंक एक जिसमें LIC ने स्टेक लिया था, तो वो भी उस पे भी कुछ मतलब बातें हैं कि वो शायद उसमें आगे चल के प्राइवेटाइजेशन हो सकती है। और भी कुछ बैंक्स हैं जिन पे बात चल रही है, बट दिस इज वन ऑफ देम विच इज देयर। होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। ओके, अमिया त्यागी हैं जो जानना चाहते हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन डिफेंस सेक्टर? डिफेंस सर, जब से मोदी सरकार आई है हमने देखा है डिफेंस को एक वापस एक नई एनर्जी मिल गई है। सो आपका उसके ऊपर क्या व्यू है डिफेंस सेक्टर के ऊपर? देखिए, डिफेंस की मैं बात करूं तो सरकार ने जो है डिफेंस आउटले में तो 18% के आसपास का कुछ हाइक किया है बजट में। और ओवरऑल डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूं तो आज भी यदि आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द डिफेंस जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो वी आर नॉट अ मेजर एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात की है, तो उसमें अभी जो टेक्नोलॉजीज, इसमें क्या होता है कि जब डिफेंस आप एक्वायर करते हैं, जैसे इंडिया ने अभी यूएस से फैल्कन और ये सब अवाक्स और ये सब जो एडवांस वार्निंग सिस्टम्स हैं और वो सब मिसाइल्स और काफी कुछ लिया है। तो उसमें से कुछ चीजों पे और वो ये भी बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो सके कि यदि वो 6 वैसा लेते हैं, 6 पीस लेते हैं, तो उसमें से 2-3 या कुछ कुछ नंबर्स जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है। जैसे अभी फ्रेंच डेसॉल्ट के साथ जो रेफेल की जो बात हुई, तो उसमें यह है कि इंडिया में भी वो उसके सर्टेन नंबर ऑफ प्लेन्स बनेंगे। तो सरकार जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। और डिफेंस जो है एक आप यदि देखें तो इट इज अ मल्टी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। और इसमें जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वो यूएस, चाइना, इजराइल, यही यूएस, रशिया, इजराइल, यही सब मेजर कंट्रीज हैं। तो इंडिया का एक पॉजिटिव क्या है कि हम लोग एज अ कंट्री, हमारे काफी अच्छे रिलेशंस रशिया के साथ भी हैं, यूएस के साथ भी हैं, इजराइल के साथ भी हैं। आपको सुन के शायद ये ताज्जुब होगा कि जितना जितनी जितना ज्यादा एडवांस्ड इजराइल है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, उतना यूएस भी नहीं है, उतना वर्ल्ड का कोई और कंट्री नहीं जितना एडवांस इजराइल है। तो वाओ, उनके साथ दैट्स भी अ हम लोग रेवलेशन. कोलैबोरेट करके और बाकी भी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके जितना हम लोग यहाँ प्रोडक्शन ला सकें, तो दैट विल बी गुड फॉर अस। और अभी क्या है, अनफॉर्चुनेटली ये कोविड टाइम्स में चाइना ने जिस तरह से इंडिया पे अटैक, मतलब यू कैन से लिटरली अटैक ही किया है वो, और कॉन्फ्रंटेशन आज भी है। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वी कैन नॉट लेट आवर गार्ड्स डाउन। और जो नेसेसरी स्टेप्स हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग, दैट हैज टू बी डन, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो सरकार उस पर आई थिंक उस पर काम कर रही है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत जरूरी है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो हैं वो कितनी बढ़ सकती हैं, कितना उसको बढ़ाया जा सकता है, उस पर सरकार को और काम करने की जरूरत है। ओके, सर अगला सवाल लेते हैं। जो हमारे एक ऑडियंस है, अभी सरकार ने बजट के ऊपर बात की, कल के अगर जो है हम बजट अनाउंसमेंट सुने तो गोल्ड के ऊपर बात हुई। तो शिवानी जी हैं, शिवानी पाटीदार, जो जानना चाहती हैं कि हाउ दिस बजट इज गोइंग टू अफेक्ट गोल्ड प्राइजेस। तो यदि गोल्ड को देखा जाए ना, तो गोल्ड में सरकार ने 2-3 चीजें की हैं। एक तो जो ड्यूटी है गोल्ड पे, उससे 12.5% से 7.5% किया है, तो उसे 5% घटाया है। लेकिन एक एग्रीकल्चर सेस है, वो लगाया है 2.5% का। तो इफेक्टिव जो गोल्ड पे जो ड्यूटी है वो 12.5 की जगह 10.23% है। तो कहीं ना कहीं उसका एक मतलब प्राइस पे एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो हमें देखने को भी मिला। और दूसरी बात है कि सरकार जो है वो गोल्ड में स्पॉट एक्सचेंज सेटअप करना चाह रही है।
ये एक बहुत बड़ा कदम है जो सेबी के अंडर आएगा, ये भी सरकार ने कहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया में रफली, यदि मैं आपको डॉलर टर्म्स में बोलूं तो 20 से 25 बिलियन डॉलर, रूपी टर्म्स में बोलूं तो करीब 1.5 लाख डॉलर, 1.5 लाख करोड़, तो 1.5 लाख 2.25 लाख करोड़ ना इंडिया में हर एक साल उतने वर्थ का गोल्ड आता है। इसके अलावा जो स्मगलिंग हो रही है अलग। तो जो जो गोल्ड इतना आ रहा है वो ऐसे एसेट में जा रहा है, वो उसकी कोई प्रोडक्टिविटी तो है नहीं। अब आपने गोल्ड खरीद के रख लिया तो उसकी वैल्यू क्या हुई? वो तो आपने रख लिया, वो तो कोई, जैसे आप सपोज आपने 50 लाख का गोल्ड खरीदा, किसी ने 50 लाख का गोल्ड खरीदा, अब किसी ने उसी 50 लाख से इन्वेस्टमेंट किया या फिर कोई इंडस्ट्री शुरू किया, तो उससे क्या होता है, वो मनी फिर सर्कुलेशन में आ जाती है। तो सरकार ये चाह रही है कि एक स्पॉट एक्सचेंज गोल्ड का बनाया जाए जो सेबी के अंडर आएगा, और उसमें फिर स्पॉट एक्सचेंज रहेगा तो वहां वो कंपैरेटिवली उससे मतलब जो बेंचमार्किंग ऑफ प्राइस जो है गोल्ड का वो भी प्रॉपर हो पाएगा और काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये भी एक स्टेप सरकार ने लिया है गोल्ड के लिए। ओके, ग्रेट सर। टाइटन के लिए पॉजिटिव है एज अ कंपनी। ओके सर, अगला सवाल है रघुनाथ महाजन जी का। एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर आजकल काफी फोकस में है, फॉर गुड रीजन एज वेल एज नॉट सो गुड रीजन। सो आपके हिसाब से हाउ डू यू लुक एट एग्रीकल्चर सेक्टर विज़ द बजट के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर आपको क्या लगता है किस तरीके से परफॉर्म करेगा? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अनफॉर्चुनेटली इज अ वेरी चैलेंजिंग सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है ना, यदि आप देखें तो इंडिया में वी गॉट मिलियंस ऑफ फार्मर्स हु हैव लेस देन एन एकड़ ऑफ लैंड, मतलब उनके बहुत छोटा पीस ऑफ लैंड है और वो उसी पे अपना जो है मतलब फसल उगाते हैं, उसी पे वो एग्रीकल्चर करते हैं और इरिगेशन करते हैं और वो फसल उगाते हैं। जैसे आप देखेंगे पंजाब में कंपेरेटिवली फार्मर्स जो हैं वो ज्यादा वेल ऑफ है कंपेयर टू, यदि आप अदर स्टेट्स लेते हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, एमपी हो, ये सब स्टेट्स लेते हैं। तो ये जो तो सरकार जो अभी स्टेप्स लेना चाह रही है कि किस तरह से, और दूसरी बात है कि जो प्राइसिंग एमएसपी की जो बात होती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उनको मिनिमम उतना मिलना चाहिए, तो वो है, तो वो उनको मिल रहा है, काफी हद तक मिल भी रहा है, लेकिन उससे और बेहतर क्या उनको उनके लिए हो सकता है, बिकॉज सरकार को दोनों चीज बैलेंस करके चलना है। क्योंकि यदि यदि बहुत ज्यादा प्राइस भी बढ़ जाता है तो कंज्यूमर जो है, पूरी इंडिया के जो लोग हैं जो जो उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो भी नाराज हो जाएंगे। तो सरकार को एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है और वो हमेशा करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें आप देखें तो मेजर 70% जो इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी एम्प्लॉयड है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर है नहीं। ग्रोथ रेट की बात करूं तो 2-3% की ग्रोथ रेट की वो सेक्टर रहती है। तो उस सेक्टर में मेजर चेंजेस तब आएगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इन्वेस्टमेंट्स आएंगी जब वेयर हाउसेज होगा, जब वहां किसान जो है कहीं भी जाके अपना प्राइस वो बेच सकेगा, मतलब वो बेच सकेगा, उसे प्राइस प्रॉपर मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जितना बन सकता है। क्योंकि जैसे सपोज मिल्क है, कोई मिल्क मिल्क तो डेयरी हो गया, बस जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, या फिर एग्रीकल्चर की ही बात करूं, जैसे टमाटर है, अब कहीं टमाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी एक कॉस्टिंग है, लेकिन वही टमाटर सॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो ये सब कैसे कहाँ कहाँ जो अलग अलग मेजर प्रोड्यूस होती है वहां सरकार क्या कर सकती है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन टर्म्स ऑफ सम इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ एनजीओ, इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये सब जो है जितना ज्यादा कर सके, इससे क्या जॉब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है उनकी वेलबींग भी बढ़ेगी, उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और ओवरऑल जितना ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आएगा उतना ज्यादा उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो उतना ज्यादा वो मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में होगा। तो ये सब चीजें। थैंक यू सो मच सर। ये सेम सवाल हमसे पूछा था मुरली कृष्णा जी ने, सो उम्मीद है उन्हें भी उनका जवाब मिल गया होगा। सर अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं पंकज जी के सवाल के बारे में, जो जानना चाहते हैं व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग सोवरेन बॉन्ड्स आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंसेस कट ऑफ ड्यूटी एंड गोल्ड। देखिए, सोवरेन बॉन्ड्स ऑनेस्टली दे आर गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो उसमें क्या है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको एक रिटर्न भी मिलता है और फिर आप उसे मतलब होल्ड करते हैं, देन यू कैन लिक्विडेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। और क्योंकि ये सब सोवरेन है, मतलब क्या है, ये सब बैक्ड बाय द गवर्नमेंट है,
तो ये सब में कहीं कुछ आपके मतलब वो कोई फियर फैक्टर नहीं है कि जैसे हो कि जैसे चिट फंड होता है, लोग चिट फंड में पैसा बहुत लोग लगाते हैं हाई इंटरेस्ट पे, उसके चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो ये सब क्या है यहाँ, ये सब आपको मतलब एक बेसिक मिलेगा, एक इंटरेस्ट आपको इनकम मिलेगा, लेकिन गारंटीड है, मतलब सरकार की तरफ से है वो। तो दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यस इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, and even if there is capital appreciation, so you get a benefit of that as well. ओके इसके अलावा अंजलि गुप्ता जी ने पूछा था आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से हेल्प करेगा। अंजलि जी अमर सर ने बात कर चुके हैं उसके ऊपर कि ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आत्मनिर्भर भारत और बजट किस तरीके से कोरिलेटेड है। इसके अलावा आशीष जी जानना चाहते थे जीडीपी के ऊपर, तो जो 10 साल का व्यू अमर जी ने दिया है उस पर वो भी कवर हो गया। Now moving on to the next question from Anjali again, who wants to know what is your view on education sector, sir? Education sector को आप किस तरीके से देखेंगे vis-a-vis this budget? किस तरीके का रहने वाला है ये बजट एजुकेशन सेक्टर के लिए? देखिए एजुकेशन सेक्टर इफ यू आस्क मी तो उसमें तो बहुत काम करने की जरूरत है। अभी जैसे सरकार ने इस बजट में बात की है कि 100 सैनिक स्कूल्स और बनेंगे। इसके अलावा सरकार ने ये बात की है कि आई थिंक 750 एकलव्य जो है वो स्कूल्स बनेंगे जो ट्राइबल एरियाज में बनेंगे। बट जो मेजर जो इशू जो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि चाहे वो पूरे इंडिया में हो, जो भी गवर्नमेंट स्कूल हो, जिस भी स्टेट में हो, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कूल हो उसकी क्वालिटी क्यों नहीं एक प्राइवेट स्कूल के लेवल पे लाई जा रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी जो पे आप देखेंगे तो दे आर फार बेटर, दे आर वेरी वेल पेड। तो सरकार और स्टेट्स इतने अरबों खरबों रुपए स्पेंड कर रही है, उसके बावजूद भी जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं अक्रॉस द कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो काफी मतलब सैड सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो वो उस पे जब तक और क्या है कि यदि आपको कंट्री को ग्रोथ चाहिए तो आपको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। यदि कोई फैमिली ग्रो करता है तो यू द फैमिली हैज फोकस्ड ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन इज समथिंग ऑफ क्वालिटी, एजुकेशन मस्ट बी गिवन टू एवरी चाइल्ड। तो ये एक जो है चैलेंज है, ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ स्टेप्स ले रही हैं बट इतने स्टेप्स से ये होगा कि आप 2 लाख बच्चों को या 5 लाख बच्चों तक पहुंच पाएंगे, लेकिन यहाँ तो करोड़ों बच्चों की बात हो रही है। तो वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे और उसके लिए क्या प्लान है, तो वो कोई प्लान कहीं अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो वो एक जरूर चिंता की बात है। ओके सर इसके बाद जो अगला सवाल आया है एक ऐसे सेक्टर के ऊपर आया है जो बहुत ज्यादा शायद हम कहेंगे कि कोविड टाइम में उसको सबसे ज्यादा हिट हुआ है, वो है आपका टूरिज्म सेक्टर। शिवम अग्रवाल है, शिवम जानना चाहते हैं कि इस बजट में ऐसे कुछ प्रोविजंस जिनकी वजह से आपको लगता है कि टूरिज्म सेक्टर रिवाइव हो पाएगा आगे, या इन जनरल आपको क्या लगता है कि टूरिज्म सेक्टर रिवाइव होने में कितना वक्त और जाएगा? नहीं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो है अब टूरिज्म सेक्टर रिवाइव होना शुरू हो गया है। क्योंकि यदि आप देखेंगे नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो हैं इंडिया में वो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। फिर जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं होटल्स में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, लेकिन वो प्री कोविड लेवल्स पे नहीं है। लेकिन काफी हद तक फ्लाइट्स में तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिकवरी। और लोग भी जो हैं वो जरूर अब देखेंगे तो वो घूमना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन स्पेसिफिक कोई पैकेज जो सच टूरिज्म सेक्टर के लिए नहीं रहा है, तो इसलिए वो टूरिज्म सेक्टर के जो लोग हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। बट ओवरऑल मैं बोलूं तो ये थोड़ा सा मतलब ये फियर है बेसिकली। लोग अब 1 साल ऑलमोस्ट होने को है, मार्च से लेकर अभी हम लोग देखे फरवरी में आ गए, तो 1 साल अब लोग घर में बंद रह के कब तक बंद रहेंगे। और ये जो ह्यूमन नेचर है वो इस तरह से बंद रहने की हमारी फितरत नहीं है। हमें हमें सोशलाइज करना अच्छा लगता है, बाहर जाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, तो वो सब चीजें होंगी। और जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल भी होती है, लोगों के पास और पैसा भी आता है, स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, तो ये टूरिज्म सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो ये एक टेम्पररी उनके लिए थोड़ा सा फेज टफ चल रहा है, बट ओवर द आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर और सो उसमें भी काफी सुधार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। समय की कमी के कारण हम सिर्फ 3 और आखिरी सवाल लेंगे।
और उसके बाद घबराइए मत, आपके जितने सवाल है वो हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, या फिर आप हमें एक मेल भी डाल सकते हैं support@smartmoney.com अपने सवालों के साथ। We will make sure we answer all your questions. So I'll repeat the ID support@smartmoney.com। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो हमारे पास आया है वो आया है मधु राव जी से। सर, इतने वक्त से एक रैली चल रही है स्टॉक मार्केट में, हम सब देख रहे हैं, हिस्टोरिक हाईज टच हो रहे हैं। वो जानना चाहते हैं क्या मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, या आपके हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो सही है? यदि मैं बात करूं ओवरऑल, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इस बार जो रैली हुई है, काफी हद तक आप देखेंगे कि वो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में काफी रैली हुई है। HDFC ट्विंस को आप ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए, बजाज फाइनेंस जो BFSI सेक्टर है, उन सब में हुई है। और ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग एट record highs, they are still trading at a discount of 30%, 40%, 50%, even 60%। तो इस पर क्या हुआ है कि जो स्टॉक्स में क्वालिटी है, जिन स्टॉक्स की मतलब रिवाइवल हो रही है, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, वो सब स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन हाँ, ये जरूर आपका पॉइंट वैलिड है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो धीरे धीरे अब स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये सब लेवल्स पे यदि आप एंटर करते हैं तो यू हैव टू हैव मोर ऑफ अ सिप पॉलिसी, कि यदि फर्दर भी आप कोई स्टॉक एक्यूमुलेट करते हैं तो उसमें कुछ करेक्शन अच्छी आती है तो भी आप लॉन्ग टर्म यदि होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप वहां बाइंग करके रख सकते हैं। तो कुछ लेवल्स आप देखिए, उस तरह से इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा रादर देन लम्प सम इन्वेस्टमेंट करना इस लेवल पे। जी होप दैट बिल्कुल। आंसर्स योर क्वेरी। इसके साथ ही हमारे प्रणव गावन करके हैं, जो जानना चाहते हैं पेंट इंडस्ट्री के। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद भी सर आपसे जानना चाहूंगा व्हाट आर योर व्यूज ऑन द पेंट इंडस्ट्री फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। उसके ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डाल सके तो। देखिए, पेंट इंडस्ट्री में इफ यू सी तो स्टॉक्स तो हैव बीन डिफाइंग ऑल लॉज ऑफ ग्रेविटी, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, और अभी इंडिगो पेंट्स भी जो लिस्टिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखिए, पेंट सेक्टर जो है वो, उसमें दो तीन चीजें हैं। पेंट पहले कहाँ यूज होता है वो हमें सबको मालूम है। तो एक तो वो हुआ कि उसकी डिमांड बढ़े, पहली बात। दूसरी बात है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घटे, ताकि जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है इम्पैक्ट हो। तो अभी क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर उनको बेनिफिट मिला है, उनके मार्जिन से इंप्रूव हुए हैं। तो दैट हैज आल्सो हेल्प्ड। और गोइंग फॉरवर्ड, यस, वी हैव बीन हैविंग अ रियल एस्टेट बूम। और ये जरूर है कि जो सेल ऑफ फ्लैट्स हैं वो सब घटे हैं, लेकिन काफी हद तक जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग में भी जिस तरह से जा रहा है, तो ये एक मेजर आई वुड से पॉजिटिव है। प्लस ये सब कुछ जो कंपनीज हैं इनकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं, तो इन लोगों ने इंटरनेशनली भी एक ब्रांड क्रिएट कर रखा है, एशियन पेंट्स हो, ये सब। तो ये सब एक पॉजिटिव है, तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। और पेंट एक ऐसा है कि हर एक दिवाली पे या एक दिवाली छोड़ के, दो दिवाली छोड़ के लोग अपने घर को पेंट करते ही हैं। और जैसे जैसे लोगों के पास और पैसा आता है, लोग और बेहतर बनाना चाहते हैं अपने मकान को, अपने घर को। तो ये एक इंडस्ट्री है, लाइक जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, जब तक लोग रहेंगे उनको मेडिसिन की जरूरत रहेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काफी हद तक जो लोग हैं वो रहेंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये सब ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रेलिवेंस रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि किस प्राइस पे आप खरीदते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जब आप लॉन्ग टर्म पोजीशन किसी स्टॉक में बिल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जो मैं बात कर रहा हूँ कि 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि यदि उसमें कोई मेजर करेक्शन भी आता हो तो ऐसा नहीं हो कि आपने हाई पे ही एक बाय कर लिया हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कभी भी ऐसी कंपनी को टच ना करें, किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें जरा सा भी कंट्रोवर्सी हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू हो, कंट्रोवर्सी हो, वैसे कंपनी से दूर रहिए। वो कंपनी ना आपकी सेहत के लिए ठीक है, ना बाकी निवेशकों के सेहत के लिए ठीक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया एडवाइस दोस्तों हमारे एक्सपर्ट अमर जी ने दी कि किस तरीके से मार्केट में बने रहना है। अमर जी, आज का आखिरी सवाल हम लेते हैं।
जो मुझे लगता है कि इस वेबिनार में जुड़ा हर कोई इंसान जानना चाहता होगा, शिवम है उन्होंने ये सवाल किया है कि आपके हिसाब से अगले बजट तक आप सेंसेक्स और निफ्टी को कहाँ पे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? उसके ऊपर अगर आप कुछ अपनी इंफॉर्मेशन, पल्स ऑफ विजडम अगर हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सके। देखिए, एक चीज तो जरूर है कि जो अब ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा आने वाले साल में, वो काफी पॉजिटिव रहेगा। और चूंकि मार्केट्स जो हैं वो एक में, जैसा मैंने कहा कि जो वैल्यूएशंस हैं वो भी काफी स्टॉक्स में जो है वो स्ट्रेच हुए हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स आर वेरी क्लोज टू द 15,000 मार्क, and from here we can see a 5-6% up move in the index also, that cannot be ruled out. लेकिन आपको स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो फार्मा स्टॉक्स हैं, फिर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इस टाइप के स्टॉक्स पे आप फोकस करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में फोकस करते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं, तो दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। बस एक कैविएट जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि यदि यूएस मार्केट्स में कोई मेजर सेल ऑफ आता है, तो आप ये समझ के कि लीजिए कि यूएस जो है वो हमारे प्लैनेट जो सोलर सिस्टम है उसमें उसका सन है। आज भी यूएस में कुछ मेजर होता है तो उसका इंपैक्ट सारे ग्लोबल मार्केट्स पे देखने को मिलता है। तो यूएस में यदि कुछ मेजर सेल ऑफ होता है तो वो एक असर हमें भी देखने को मिलेगा। वो टेम्पररी रह सकता है, बट दैट कैन बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अमर सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, बजट को डिकोड करने के लिए। और दोस्तों, आप सभी का भी बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े, वक्त निकाला। जिन लोगों के सवालों के जवाब उनको मिल गए हैं, अच्छे रहिए, खुश खुश रहिए, बढ़िया अपना मार्केट में बने रहिए। और जिनको सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, प्लीज आप लोग निराश मत हो। support@smartmoney.com ये हमारा मेल आईडी है। आप अपने सारे सवाल हमें भेज सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अमर जी के साथ मिलकर आपको उन सभी सवालों के जवाब हम जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। इसी के साथ ये वेबिनार यहीं खत्म करते हैं, मगर 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 आज का एक सरप्राइज आप लोगों के लिए है। और वो सरप्राइज ये है, हमने रखा है आपके लिए कॉन्टेस्ट। जी हाँ, भले ही निर्मला जी ने आपके लिए कुछ आम आदमी के लिए दिया हो या ना दिया हो, स्मार्ट मनी आपके लिए लाया है कॉन्टेस्ट। और कॉन्टेस्ट ये है, जो भी हमारे ऑडियंस है उनको मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े रहे हैं। अमर जी ने 3 सेक्टर के बारे में बात की, कि ये 3 सेक्टर है जो सबसे ज्यादा बजट से उनको लगता है कि जिनको फायदा होने वाला है। अब करना आपको ये है, आप हमारे एंजल के पेज पे जाइए, बताइए वो कौन से 3 सेक्टर हैं जो अमर जी ने बताया कि जिनको फायदा मिलेगा। और 2 हैशटैग आपको यूज करने हैं, हैशटैग बजट का मतलब, हैशटैग स्मार्ट मनी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आपको करना सिर्फ इतना है, आपको जाना है एंजल ब्रोकिंग के पेज पर। भले ही आप ट्विटर पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे जाएं, आप हमें टैग करिए, आंसर बताइए कि कौन से 3 सेक्टर है जिसके बारे में बात की थी अमर जी ने। और साथ में मत यूज करना भूलिएगा हैशटैग बजट का मतलब, हैशटैग स्मार्ट मनी। टॉप 3 विनर्स को हम देंगे 1000 रुपीज के अमेजोन वाउचर्स। जी हाँ, वी विल प्रोवाइड 1000 रुपीज के अमेजोन वाउचर्स टू टॉप 3 विनर्स। इसी के साथ ये वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। आप अपने सवाल हमें भेज दीजिएगा support@smartmoney.com। अमर जी, एक बार फिर से आपका बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे हम जल्दी मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मार्केट में बने रहिए। थैंक यू विशेष, एंड थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।